हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में आज इससे पहले जब प्रीवियस लेक्चर जब भी हुआ था, ठीक है, तो एपी हम स्टार्ट किए हुए थे। तो एपी का इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे, ठीक है। तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है, या जिनको याद नहीं है, तो वो दोबारा पहले फिर से फर्स्ट लेक्चर देख लें और तब आज का जो लेक्चर है वो देखें, ठीक है। तो मैं किसी काम में थोड़ा सा बिजी था, इसीलिए लेक्चर बना नहीं पा रहा था और आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा था। तो अब हम लोग सिलेबस को थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलेंगे ताकि आप लोग का सिलेबस जो है वो टाइमली समाप्त हो जाए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में जो भी पढ़ाए थे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले हम देते हैं आप लोग को कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस एंड सीरीज कहते किसको हैं, ठीक है। एपी जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज से आया है, ठीक है। किस किस सीक्वेंस को एपी कहेंगे वो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए हुए थे, ठीक है। इसके बाद हम आप लोगों को फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है, ठीक है, किसी भी एपी का nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे चीज़ हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को हम बताए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में कि किसी भी टर्म का यदि हमको वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कोई जनरल टर्म है मेरे पास एन टर्म, जैसे एन की जगह पे 1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू मिलेगा, एन की जगह पे 2 लिखेंगे तो सेकेंड टर्म का वैल्यू मिलेगा, एन की जगह पर 20 लिखेंगे तो 20th टर्म का वैल्यू मिलेगा। तो एनथ टर्म कोई एक जनरल टर्म है, ठीक है, कोई एक जनरल टर्म है जिसके थ्रू हम किसी भी टर्म के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। स्मॉल ए क्या है, स्मॉल ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, स्मॉल डी क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म। यदि हमको 20 टर्म का 20th टर्म का वैल्यू निकालना होगा, यदि हमको 20th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, A20 फाइंड करना है, तो n के जगह पर हम LHS और RHS दोनों जगह पर 20 पुट करेंगे, ठीक है। यदि हमको 50वां टर्म का वैल्यू निकालना है, ठीक है, 50वां टर्म का वैल्यू निकालना है, तो हम LHS और RHS दोनों में n की जगह पे 50 पुट करेंगे, ठीक है। तो हमको जिस टर्म का वैल्यू फाइंड करना होगा n के जगह पर, ठीक है, n के जगह पर वही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यदि हमको 50th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो हम n के जगह पे 50 पुट करेंगे, यदि हमको 100th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो n के जगह पर 100 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूला है, आप लोग को याद भी होगा। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे बनते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले एक कंसेप्ट और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, मान लो कि हमको फाइंड करना है थर्ड टर्म का वैल्यू, थर्ड टर्म का वैल्यू तो कैसे लिखेंगे, A3 लिखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, A3 यदि हमको फाइंड करना है, किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम जनरल टर्म के वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। जनरल जो nth टर्म फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको पहले लिख लेंगे, जो कि होता है n इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब मान लो कि हमको थर्ड टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो n की जगह पर यदि आप दोनों तरफ 3 पुट करोगे तो देखो क्या मिलता है, a यहाँ मिलेगा, n की जगह पे 3 पुट करते हैं और d तो क्या मिलता है, a प्लस 2d मिलता है, a प्लस 2d मिलता है, ठीक है। यदि मान लो कि हमको 5th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हम इसी फार्मूला में n की जगह पे 5 पुट करते हैं। तो n की जगह पे यहाँ 5 पुट किए, n की जगह पे यहाँ भी 5 पुट करोगे तो देखो क्या मिलता है, मिलता है a प्लस 4d, ठीक है। यदि हमको 20th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो n के जगह पे दोनों तरफ 20 पुट करेंगे, तब क्या मिलता है, तब मिलता है
a+19d, a+19d। अब ध्यान से देखो इस रिजल्ट को, a3 जो होता है वह a+2d के बराबर होता है। कैसे आया a+2d? तो हम इसी फार्मूला का यूज किए हैं और तब जाकर हमको मिला है a+2d। a5 किसके बराबर है? तो a+4d के बराबर है। a20 किसके बराबर है? तो a+19d के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमको जो टर्म के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, हमको जिस टर्म के वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पे 20 है तो 20 से ठीक एक कम 19 होता है, 19 होता है, तो a+19d लिख देंगे। अब इतना फार्मूला लिखने का बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको a5 फाइंड करना था, फिफ्थ टर्म का वैल्यू फाइंड करना था, तो 5 से एक कम जाओगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो a लिख देंगे खुद से और 4 से कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही फिफ्थ टर्म का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ भी देखो हमको a3 का वैल्यू फाइंड करने पर क्या मिला है? तो a+2d मिला है। ठीक है, तो 3 से एक कम जाओगे तो 2 मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a को लिख देंगे और कॉमन डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से मान लो कि हमको a51 का वैल्यू निकालना है, 51st टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब हम बार बार इतना फार्मूला लिखने नहीं जा रहे हैं क्योंकि मैथ्स में जो है समय का अभाव होता है। ठीक है, तो बार बार इतना लिखोगे तो समय जो है उसमें कंज्यूम होगा, समय बर्बाद होगा। तो सीधा सीधी हम क्या करेंगे, 51 से ठीक एक कम क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। ठीक है, 50 मिलेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे? a+50d, a+50d। यदि उसी तरह से हमको 99th टर्म का वैल्यू निकालना है, a99 निकालना है, ठीक है, तो हम लिख देंगे a+99d। अब समझ में आ गया होगा। लेकिन ये सब कैसे आ रहा है? तो बेसिक फार्मूला, जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग अप्लाई किए हैं वो यही है। nth टर्म का जो फार्मूला है, इसी फार्मूला में यदि हम n के जगह पे 51 पुट करेंगे तो इतना मिल जाएगा, n के जगह पर 99 पुट करेंगे तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन बार बार हम इस फार्मूले को लिखेंगे तो समय बर्बाद होगा, इसीलिए अब आप लोग को याद रखना है कि यदि हमको किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो उससे ठीक एक कम जाकर जो हमको नंबर मिलेगा उस नंबर को कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड कर देंगे। तो हमको किसी भी टर्म के वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी कंसेप्ट इस लेक्चर में बनना था, जो भी बताना था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के लेक्चर में, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर हमेशा, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल जो है वह इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहला इजी क्वेश्चन है। ठीक है, पहला इजी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन टफ होता ही नहीं है, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन इजी ही होंगे। तो फर्स्ट इजी क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, फाइंड द, फर्स्ट में फाइंड करना है nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, और सेकेंड में आप लोग को फाइंड करना है 16th टर्म, 16th टर्म ऑफ द एपी गिवन है आप लोग को क्या है? तो 3, 5, 7 और 9, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये एपी आप लोग को क्वेश्चन में गिवन है और कह रहा है कि आप nth टर्म के वैल्यू को फाइंड कीजिए, इसके बाद 16 टर्म फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन पहले खुद से ट्राई कर लो, सभी को पता है। ठीक है, पहले हमको जो भी एपी क्वेश्चन में गिवन होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट टर्म को फाइंड कर लेंगे और कॉमन डिफरेंस को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म कौन सा टर्म होता है? तो जो इनिशियल वैल्यू होता है वही फर्स्ट टर्म होता है।
तो इनिशियल वैल्यू 3 है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को या तो हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं या तो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम स्मॉल ए से फर्स्ट टर्म को डिनोट किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का तरीका आप लोग को पता है, ठीक है, सभी को पता है। यदि हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो किसी भी टर्म को उठा लो, ठीक है, उठा लो मतलब मन में सोच लो और उसके ठीक पहले वाले टर्म से घटा दो। मान लो हम 11 को उठा लिए, अपने मन में उठा लिए और इसके ठीक पहले वाला टर्म 9 है, ठीक है। तो 11 माइनस 9 किए तो क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमको मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस भी हमको मिल चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करो nth टर्म का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नादान है, काफी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो सभी को पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। रामानुजन देकर गए हुए हैं आप लोगों के लिए, सभी के लिए। nth टर्म का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही होता है nth टर्म का फॉर्मूला। तो अब देखो हमको किसी पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। जैसे यहाँ पे बोला हुआ है 16 टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए, यहाँ पे आप लोग को दे दिया है एक पर्टिकुलर टर्म, कौन सा टर्म दे दिया है, तो 16वां टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए। लेकिन आप लोग को यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं बोला है कि आपको उस किसी पर्टिकुलर टर्म के वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे आप लोग को से क्वेश्चन कह रहा है कि आपको nth कोई जनरल nth टर्म जो है ना उसका वैल्यू फाइंड करना है, किसी पर्टिकुलर टर्म के वैल्यू को फाइंड नहीं करना है, ठीक है। कोई जनरल nth टर्म के वैल्यू को फाइंड करना है। तो यदि हमको जनरल nth टर्म के वैल्यू को फाइंड करना है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला लिख देंगे और इसी फॉर्मूला में a और d के वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमको जनरल nth टर्म के वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो पुट कीजिए, आप लोग भी पुट कीजिए, साथ साथ सॉल्व किया जाए। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, n माइनस 1 और d का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। तो an का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, इससे मल्टीप्लाई होगा और d का वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा, 2n मिलेगा और 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 मिलेगा। 3 माइनस 2 करोगे तो 1 मिल जाएगा। तो nth टर्म का वैल्यू कितना मिला, 1 प्लस 2n, ठीक है, या 2n प्लस 1, ठीक है। तो जनरल nth टर्म का वैल्यू कितना आया, तो 2n प्लस 1, यही आंसर हो गया, ठीक है। पहला जो हमको फाइंड करना था कि nth टर्म का वैल्यू फाइंड कीजिए तो उसका आंसर यही हुआ, n इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब देखो यदि हमको nth टर्म का वैल्यू फाइंड हो चुका है, ठीक है, यदि हमको कभी कभी क्वेश्चन में आप लोग को डायरेक्टली nth टर्म का वैल्यू गिवन होता है, ठीक है, तब आपको इस फार्मूला को अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको कभी भी nth टर्म का वैल्यू दे दे तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। उस nth टर्म में या n के जगह पे 20 पुट करोगे तो 20 टर्म का वैल्यू मिल जाएगा, या उस nth टर्म में किसी भी टर्म का वैल्यू पुट करोगे तो किसी भी टर्म को पुट करोगे तो उस टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लो कि ये मेरे पास nth टर्म का वैल्यू हमको मिल चुका है 2n प्लस 1। अब हम n की जगह पे 20 पुट करेंगे तो हमको 20वां टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। n की जगह पे 21 पुट करोगे तो हमको 21वां टर्म का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। n की जगह पे 16 पुट करोगे तो हमको 16वां टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब हमको nth टर्म का वैल्यू पता होता है तब क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। तब हमको इस फार्मूला को अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली nth टर्म में ही n के जगह पे पुट करके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 16वां टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो अब हम इस फार्मूला को अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसी में nth टर्म का जो हमको वैल्यू मिल चुका है इसी में n के जगह पे हम 16 पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करो और आंसर पाओ।
n की जगह पे 16 पुट करते हैं तो क्या मिलता है दोनों तरफ, तो मिलता है 33। ठीक है, तो 16वां टर्म का वैल्यू कितना हो गया, 16 टर्म का वैल्यू हो गया 33। तो अब आप लोग ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली एन टर्म का वैल्यू दिया रहता है, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये क्या दे दिया है। ठीक है, तो वो एन टर्म का वैल्यू दे दिया है तो क्वेश्चन आसान हो गया है। इस तरह का क्वेश्चन आगे करवाने वाले हैं आप लोग को। ठीक है, तो ये है इजी क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं वे सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, भरोसा कर सकते हो हमारे ऊपर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इजी क्वेश्चन। ये आप लोगों के लिए है क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है तो इसको हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द, खुद से ट्राई कर लीजिएगा, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, फर्स्ट में क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और सेकेंड में क्या निकालना है, 12th टर्म, 12th टर्म का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और एपी आप लोग को दे दिया है, एपी आप लोग को दे दिया है, क्या है तो 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 है, डॉट 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 है। ठीक है, तो यही एपी है जो क्वेश्चन में आप लोग को गिवन है। इस गिवन एपी से आप लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 14, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो कोई टर्म और उसके पहले वाले टर्म को घटाकर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेना, और उसी तरह से nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है, nth टर्म के वैल्यू को फाइंड कर लेना। फिर nth टर्म में ही आप लोग 12 पुट करोगे n के जगह पे तो आपको 12 टर्म का वैल्यू भी मिल जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द 105th टर्म, फाइंड द 105th टर्म ऑफ द एपी, ऑफ द एपी, एपी क्या है तो 4,4 1/2, 5, 5 1/2, 6 डॉट 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 डॉट, ये एपी है गिवन। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन देखकर घबराना नहीं है, या कोई टर्म फ्रैक्शन में दिख जाए तब भी घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से रहो, मज़े से रहो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है 105 टर्म का वैल्यू, मतलब हमको फाइंड करना है ए 105 का वैल्यू। ठीक है, ए 105 का वैल्यू फाइंड करना है हमको। ठीक है, 105 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम है एपी से फर्स्ट टर्म को सर्च करना और कॉमन डिफरेंस को सर्च करना। तो स्कैन करो और सर्च करो, बताओ। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 4 है, इनिशियल जो नंबर होता है वही फर्स्ट टर्म होता है एपी का, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, तो क्या करो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो। ठीक है, मन करे तो फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर दो, मन करे तो फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन इतना याद रखना कि उसके ठीक पहले वाले टर्म से ही घटाना है, ऐसा नहीं कि अब इसको इससे घटाने लगना। ठीक है, कि ये तो 6 5 घटा देंगे तो इजी आसानी से घट जाएगा। ठीक है, तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हमको ठीक पहले वाले टर्म से ही घटाना है। तो क्या करते हैं, इसको इससे घटा देते हैं। तो ये है कितना, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 8 में 1 ऐड करोगे तो 9, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में 9/2 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म जो कि 9/2 है उसमें से हम फर्स्ट टर्म 4 को घटा रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एलसीएम लोगे, यहाँ पे तो 1 छिपा हुआ रहता है ना, तो 2 1 का एलसीएम लोगे तो 2 ही होगा। 2 से इसमें डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 से न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 9 उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 5/2। तो कॉमन डिफरेंस हमको कितना मिल चुका है 5/2। फर्स्ट टर्म कितना मिल चुका है, तो 4 मिल चुका है। ठीक है, तो अब हमको क्या फाइंड करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो, मतलब पत्थर चला कर नहीं दो, सॉल्व करके दो। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है 105 का वैल्यू। तो A105 को क्या लिखोगे, बताए थे ना कि 105 से ठीक एक कम जाओगे तो 104 मिलेगा। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला उतना लिखने का जरूरत नहीं है कि आप जनरल एन टर्म का वैल्यू लिखो, n = a + n - 1 × d, फिर n की जगह पे 105 पुट करो, तो उतना कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है इसको लिख सकते हो a + 104d। ठीक है, 105 से ठीक है कम जाओगे तो क्या मिलेगा 104 मिलेगा। तो 104 को कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी टर्म के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी टर्म के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो इसी में क्या करना है, हमको a की जगह पे पुट कर दो 4, ठीक है, और d के जगह पे पुट कर दो 5/2। तो ये मिल जाएगा आप लोग को 4 + 52 × 5, और 4 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 26, 264 मिल जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 26। ठीक है, तो 105 टर्म का वैल्यू कितना मिल गया, 264 मिल गया। ठीक है, तो 105 टर्म को इस तरीके से कैसे लिखे हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कैसे लिख दिया इस सोच में मत पड़ जाना। ठीक है, मान लो कि हमको 210वां टर्म का वैल्यू लिखना है, तो हम n = a + n - 1 × d फॉर्मूला अब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। 210 से ठीक एक पहले जाओ, एक कम जाओ, तो क्या मिलेगा 209 मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे 209 इंटू कॉमन डिफरेंस कर देंगे, तो वही 210 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, आप लोग के लिए है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आप लोग को 25th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है गिवन एपी में। वो एपी क्या है, एपी है -5, -5/2, 0, 5/2, ... ये गिवन एपी है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पहले क्या करना, फर्स्ट टर्म आप लोग को दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म ए की जगह पे क्या हो जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना। तो सेकेंड टर्म की जगह पे क्या है -5/2 है, और माइनस फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या है -5 है। तो कुछ लोग हड़बड़ी में रहते हैं, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ भी माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म में भी माइनस है, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 5 - 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तब हमको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये -5/2 को हम 5 में से घटाएंगे तब कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्वेश्चन का काम तमाम। ठीक है,
तो क्वेश्चन का काम तमाम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल क्वेश्चन का काम तमाम करना है, किसी और का काम तमाम नहीं करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2। ठीक है, क्वेश्चन हम केवल बोल दे रहे हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2। 9th टर्म का वैल्यू आप लोगों को गिवन है। 9th टर्म को क्या लिखेंगे, A9 लिखेंगे। लिखने का तरीका भी बताए हुए हैं कि कैसे लिखते हैं किसी भी टर्म को। तो यदि हमको 9th टर्म को लिखना है तो A9 लिखेंगे। तो A9 इज इक्वल टू कितना है, 5n-2 है, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 9th टर्म, ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन में गिवन है nth टर्म ऑफ एन एपी इज, 9th टर्म नहीं, ठीक है, nth टर्म दिया हुआ है आप लोग को क्वेश्चन में कि nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2। ठीक है, तो nth टर्म है 5n-2 और कह रहा है कि फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म। पहला में क्या फाइंड करना है आप लोग को, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। सेकेंड में क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन काफी इजी है। और थर्ड में क्या फाइंड करना है, 19वां टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, 19th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, ठीक है, हमको nth टर्म का वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन आसान हो गया है। क्वेश्चन आसान हो गया है, हमको nth टर्म का वैल्यू कितना पता है, n इज इक्वल टू है 5n-2। तो यदि आप लोग को फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों तरफ n की जगह पर 1 पुट कर दो। ठीक है, तो n की जगह पे 1 पुट करते हो इधर भी, तो a1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5-2 कितने के बराबर, 3 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। यदि हमको सेकेंड टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूला में n के जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो इधर भी 2 पुट करोगे तो 5 × 2 कितना, 10। n की जगह पे 2 पुट करोगे तो 5 × 2 10 - 2 करोगे तो कितना, 8 हो जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू कितना, 8 हो गया। तो हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करना था तो निकल गया है 3। हमको कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म का वैल्यू 8 है। ठीक है, कोई टर्म और उसके ठीक पहले वाले टर्म को घटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमको सेकेंड टर्म पता है और पहला टर्म पता है। ठीक है, तो हम घटा देते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म के वैल्यू को, तो कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब देखो हमको फाइंड करना है 19वां टर्म का वैल्यू, 19th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब इसी फॉर्मूला में क्या करो, 19 पुट कर दो, तो जो भी मिलेगा वो 19th टर्म का वैल्यू होगा। ठीक है, मान लो आप लोग को अब 101वां टर्म का वैल्यू निकालना है, 101 टर्म का वैल्यू निकालना है। तो n के जगह पर इसी फॉर्मूला में n के जगह पर 101 पुट कर दो, तो 101वां टर्म का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, टूट चुका है, फूट चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। ठीक है, 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। तो 7th टर्म को क्या लिखोगे, A7 लिखोगे, तो लिख देते हैं A7। तो A7 का वैल्यू कितना है, 1/9 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इसके बाद कह रहा है कि इट्स एंड इट्स 9th टर्म इज 1/7। ठीक है,
क्वेश्चन बोल रहा है कि इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। तो नाइन्थ टर्म का वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार कितना है, A9 का वैल्यू है 1/7, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 63rd टर्म का वैल्यू आप लोग फाइंड करो। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोग 63rd टर्म का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो 63rd टर्म को क्या लिखेंगे, तो A63 लिख देंगे। कैसे फाइंड करोगे, तो A63 को क्या लिखते हैं, A63 को क्या लिखोगे, तो A प्लस 63 से एक कम जाओगे तो क्या मिलेगा, 62 मिलेगा। तो A प्लस 62D लिख सकते हैं। तो 63rd टर्म का वैल्यू यदि हमको फाइंड करना है तो हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम 63rd टर्म के वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज का फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंडीशन एक दिया हुआ है रिजल्ट कि 7 टर्म का जो वैल्यू है वो 1/9 है और 9 टर्म का जो वैल्यू है वो 1/7 है। तो इसी दोनों कंडीशन को अप्लाई करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, पेन उठा लो और साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो A7 को लिखो, क्या लिखोगे, जैसे हम A63 को लिखें A प्लस 62D। ठीक है, बार बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, अब बार बार हम नहीं लिखेंगे n इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब याद कर लेना है कि हमको किसी भी टर्म का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट टर्म में उस टर्म से ठीक एक पीछे जाकर कॉमन डिफरेंस में मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ किए, हमको 63rd टर्म का वैल्यू फाइंड करना था तो हम फर्स्ट टर्म में ऐड किए हैं, क्या ऐड किए हैं, तो 63 से एक कम जाकर 62 मिला है, तो 62 में कॉमन डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं फर्स्ट टर्म में, तो वही 63rd टर्म का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से 7 टर्म हमको निकालना है। तो पता है हमको, आप लोग कह रहे होंगे कि A7 इज इक्वल टू लिख दें A प्लस 6D। ठीक है, तो लिख देते हैं A प्लस 6D, ये आप लोग के अनुसार। ठीक है, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/9 हो गया। इसके बाद A9 को क्या लिख देंगे, तो 9 से ठीक एक कम जाओगे तो 8 मिलेगा ना, तो A प्लस 8D लिख सकते हैं ना। A9 को क्या लिख देंगे, A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, घटा दो। ठीक है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो या फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो, किसी में से किसी को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घटाओगे तो हम क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को ऊपर लिख दो, A प्लस 8D इज इक्वल टू 1/7। और जिसको घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, इसमें से घटा रहे हैं, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा रहे हैं, तो जिसको घटा रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, तो A प्लस 6D को नीचे लिखेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, जिसको घटाते हैं उसको नीचे लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमको 5 में से 2 को घटाना है तो हम 5 को ऊपर लिखते हैं, 2 को नीचे लिखते हैं, तब घटाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं कि 2 और 2 में से 5 को घटाने लगते हैं। क्वेश्चन के अनुसार यदि हमको 5 में से 2 को घटाना है तो लिखने का तरीका क्या है, जिसको घटाना है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, हमको फर्स्ट इक्वेशन को घटा रहे हैं सेकेंड में से, तो इसलिए फर्स्ट को ही नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हो, तो उस केस में सेकेंड वाला वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन को नीचे लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर लिखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम सेकेंड को ऊपर लिखे हैं और फर्स्ट को नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। घटाते हैं जब, तब डिनोमिनेटर में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, इसका साइन क्या है, यहाँ छिपा हुआ है प्लस, तो घटाते समय क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। यदि यहाँ पे माइनस होता ना तब प्लस कर देते हैं,
लेकिन ये ए क्या है, प्लस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखे हैं। 6d क्या है, प्लस में है, तो यहाँ भी माइनस लिख देंगे। अब 6d का साइन प्लस नहीं रहा, अब माइनस हो चुका है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, 1/9 का साइन प्लस है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए और माइनस ए एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। 8 गो डी में से 6 गो डी को घटाओगे तो 2 गो डी बचेगा, 2d बचेगा, और इधर मिल जाएगा 1/7 माइनस 1/9, क्योंकि 1/9 जो है वह माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, 7 और 9 का एलसीएम सभी को पता है, ठीक है, 63 63, और इसको 7 में 63 से 7 से 63 में डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा, 9 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिलेगा, 9 से 7 में डिवाइड करोगे तो 7 मिले, सॉरी 9 से 63 में डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा, और 7 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 मिलेगा। तो 9 - 7 कितना हो गया, 2/63 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 2d इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2/63 है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/63। d इक्वल टू कितना, 1/63। हमको d का वैल्यू मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, या तो फर्स्ट इक्वेशन में d के वैल्यू को पुट कर दो, या तो सेकेंड इक्वेशन में d के वैल्यू को पुट कर दो, और वहां से फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड कर लो। तो फिलहाल अभी हम फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू पुट कर रहे हैं। आप लोग सेकेंड इक्वेशन में भी d के वैल्यू को पुट करके फर्स्ट टर्म के वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि पुट d इक्वल टू 1/63 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास क्या है, a + 6d के जगह पे क्या करो, 1/63 पुट कर दो, और राइट में क्या है, 1/9 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 6, 3 × 6 और 3 1, तो कितना मिल जाएगा, 2/21। तो मिलेगा a + 2/21 इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। और यहाँ से a का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको उधर भेज देना, तो 1/9 माइनस 2/21 हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद 9 और 21 का एलसीएम ले लेना, ठीक है। 9 और 21 का एलसीएम शायद कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 9 और 21 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 63 63 हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, तो कितना आया, 1/63। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी कितना आया, 1/63 आया, और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू भी कितना आया, 1/63 आया। तो अब इस इक्वेशन में 63rd टर्म का वैल्यू किसके बराबर है, a + 62d के बराबर है। तो a के जगह पे भी क्या पुट करो, 1/63 पुट करो, और d के जगह पे भी क्या पुट करो, 1/63 पुट करो, और आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को कभी भी गिवन होगा तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। और तभी जो है हमको क्वेश्चन के अनुसार जिस टर्म का वैल्यू फाइंड करना होगा, यहाँ 63rd टर्म का वैल्यू फाइंड करना था, तो हम 63rd टर्म के वैल्यू को फाइंड कर लिए। तो प्रॉब्लम ये होता है कि ज़्यादा सब्ट्रैक्शन में, घटाने उठाने में गलती हो जाता है, तो कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में होते हैं, वैल्यू फ्रैक्शन में होते हैं, तो गड़बड़ नहीं करना है, आराम से घटाना है, ठीक है, दिमाग खोल कर घटाना है। क्योंकि मैथ्स में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, गलती से गलती हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी अब क्वेश्चन में आप लोग को जनरल टर्म किसी टर्म का वैल्यू पता हो तो पहले क्या करेंगे, जैसे 7 टर्म का वैल्यू पता था, 9 टर्म का वैल्यू पता था,
तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के वैल्यू को फाइंड करेंगे सबसे पहले, तभी जो है आगे हम बढ़ पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ और एट टर्म का जो एडिशन है ना वो 24 के बराबर है। एक बार सुन लो, और द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, तो कहने का मतलब है फोर्थ टर्म प्लस में एट्थ टर्म का जो एडिशन है ना वो 24 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है बेचारा। ठीक है, और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, ठीक है, सम ऑफ इट्स सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म्स इज 44, इज 44। ठीक है, नादान है क्वेश्चन। तो फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो हम याद करो उस दिन को जिस दिन हम बताए थे कि यदि एपी कैसे फाइंड करेंगे। तो एपी फाइंड करने का तरीका है कि पहला ए होता है फर्स्ट टर्म एपी, उसके बाद हमको सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाता है। यदि हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है एपी में, तो सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तब थर्ड टर्म मिल जाएगा। यदि हमको फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे, ठीक है, तो हमको फोर्थ टर्म मिल जाएगा। हमको फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे तो हमको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के अनुसार हमको केवल थ्री टर्म निकालना है एपी का, तो अपना काम यहीं तक बन जाएगा। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमको एपी फाइंड करने के लिए हमको फर्स्ट टर्म का वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू चाहिए। जब तक हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू नहीं मिलता है तब तक हम एपी को कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास दो इक्वेशन तो गिवन है, क्वेश्चन तो अपना काम आसान कर चुका है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को तोड़ो फोड़ो और आंसर निकालो। ठीक है, केवल क्वेश्चन को ही तोड़ना फोड़ना है, अगल बगल वाले को तोड़ना फोड़ना नहीं है। तो ध्यान से देखो, A4 को क्या लिखोगे, 4 से ठीक एक कम 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A + 3D लिखोगे, बिल्कुल जवाब यही होगा और होना भी चाहिए। 8 को क्या लिखोगे, 8 टर्म को क्या लिखोगे, तो 8 से 1 कम 7 होता है, तो 8 टर्म को क्या लिखोगे, A + 7D लिखोगे। बार बार फॉर्मूला एन वाला अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास समय नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए गो ए यहाँ है, ए गो ए यहाँ है, तो के गो ए, 2 गो ए, तो लिख दो 2 गो ए। 3 गो डी यहाँ पे है, 7 गो डी यहाँ पे है, के गो डी 10 गो डी, तो लिख दो 10 गो डी। तो क्या मिला, 2a + 10d = 24। क्या दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है? बिल्कुल है, 2 निकाल लो, 2 कैंसिल होने वाला है, तो कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लो ताकि इक्वेशन आसान हो जाए। ठीक है, कर लिया जाता है। 2 से 24 में डिवाइड कर दो तो कितना, 12। तो कभी भी याद रखना, कभी भी कुछ कॉमन वैल्यू निकलता है और RHS के साथ कैंसिल होता है तो वो कर लेना है। ठीक है, इससे अपना जो है इक्वेशन इजी हो जाएगा, हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। यदि नहीं कैंसिल करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी आप देख लो, मेरे पास A6 है, तो A6 को क्या लिखोगे, 6 से एक पहले जाओ 5 मिलता है, तो A6 को लिखोगे A + 5D। ठीक है, A10 को क्या लिखोगे, A + 9D, A + 9D = 44।
ए गो ए यहाँ है, ए गो ये यहाँ है, के गो ए, 2 गो ए, 5 गो डी यहाँ है, 9 गो डी यहाँ है, के गो डी, 14 गो डी। ठीक है, कुछ कॉमन है जो RHS से कैंसिल हो जाए तो बिल्कुल है। 2 कॉमन है जो कि 44 को कैंसिल करने वाला है, तो 2 को कॉमन ले लो तो a प्लस कितना हो जाएगा, 7d हो जाएगा। और राइट में 44 है तो 44 में 2 से डिवाइड कर दो तो कितना मिल गया, 22 मिल गया। ये है आप लोग के पास, इसको मान लो 4th इक्वेशन, इसको मान लो 3rd इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। तो अब देखो आप लोग को, ठीक है, 3rd टर्म माइनस 4th टर्म कर दो या 4th टर्म माइनस 3rd टर्म कर दो। तो हम क्या करते हैं, 4th टर्म माइनस 3rd टर्म कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसको घटाना है उसको नीचे लिखेंगे। घटाते समय नीचे वाले टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं, जो प्लस था वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव था वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव में है, प्लस में है तो इसको निगेटिव कर दो। 5d भी क्या है, प्लस में है तो इसको भी निगेटिव कर दो। 12 भी क्या है, प्लस में है, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा हुआ रहता है तो इसको भी निगेटिव कर दो। तो ये कैंसिल हो गया। 7 गो डी में से 5 गो डी को घटाओगे तो 2 गो डी मिलेगा। 22 में से 12 को घटाओ तो कितना मिलता है, 10 मिलता है। तो यहाँ पे 2d इज इक्वल टू 10 मिला और d इज इक्वल टू कितना हो गया, अपना काम हो चुका है, d इज इक्वल टू 5 आ गया है। d इज इक्वल टू 5 मिल ही चुका है तो 3rd इक्वेशन में d के जगह पे 5 पुट कर दो। ठीक है, या तो 4th इक्वेशन में d के जगह पे 5 पुट कर दो और a के वैल्यू को फाइंड कर लो। ठीक है, तो जिसमें करना है d का वैल्यू पुट कर लो और a के वैल्यू को फाइंड कर लो। हम फिलहाल 3rd टर्म में d के वैल्यू को पुट करके a के वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख देंगे पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3rd लिख देना। ठीक है, या आप लोग को मन हो तो इक्वेशन 4th में पुट कर लेना, आंसर वैल्यू सेम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेना a के वैल्यू को फाइंड कर लेना। और हमको क्या निकालना था, निकाल ही देते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, देखो यहाँ पे पुट करते हैं a प्लस 5, d के जगह पे 5 पुट करो, इधर क्या है 12 है तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 माइनस 25 कितना, -13। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -13 मिला। हमको AP निकालना था तो AP बताए हुए हैं, AP का टर्म 3rd टर्म कितना आ जाएगा, पहला टर्म a, दूसरा टर्म कितना a प्लस d, तीसरा टर्म कितना a प्लस 2d। हमको केवल 3 टर्म ही निकालना है AP में, तो इतना ही तक हमको लिखना है। तो a के जगह पे -13 पुट करो, यहाँ पे a प्लस d को ऐड कर दो, यहाँ a प्लस 2d के ऐड कर दो और निकाल लो 1st, 2nd और 3rd टर्म AP का। ठीक है, ये तो निकल जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। a और d जब फाइंड हो गया तो a प्लस डी और a प्लस 2d और तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन आप लोग के सामने प्रकट हो रहा है, दिल थाम कर बैठे। ठीक है, क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 17, ... इज 81। ठीक है, कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP 5, 9, 13, 17, ... इज 81। होगा कोई n टर्म का वैल्यू, हमको क्या पता। ठीक है, हमको क्या पता होगा कोई n टर्म का वैल्यू, इसी में जवाब छिपा है। तो हम क्या लिख देंगे, हमको क्या पता
होगा कोई एन ए टर्म का वैल्यू 81, जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 9 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 13 है, चौथा टर्म का वैल्यू, फोर्थ टर्म का वैल्यू 17 है। तो उसी तरह से कोई होगा एन ए टर्म जिसका वैल्यू 81 होगा, तो लिख देते हैं कि एन एथ टर्म का वैल्यू 81 है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि किस टर्म का वैल्यू 81 है, तो होगा कोई एन एथ टर्म जिसका वैल्यू 81 है, हमको क्या पता। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म की जगह पे वैल्यू 5 है, सेकेंड टर्म की जगह पे वैल्यू 9 है, थर्ड टर्म के वैल्यू जगह पे 13 है, फोर्थ टर्म के जगह पे 17 है, होगा कोई एन एथ टर्म जिसका वैल्यू 81 होगा। ठीक है, तो अब एन एथ टर्म का फॉर्मूला तो दुनिया जानती है, सब लोग जानता है। ठीक है, आप लोग भी जानते हो, तो लिखो यहाँ पे एन एथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81। फर्स्ट टर्म का वैल्यू, ए का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है 5 है, यहाँ पे पुट कर दो। डी का वैल्यू 9 माइनस 5 करोगे तो कितना मिलेगा 4, 81। ठीक है, तो 5 प्लस 4 इंटू एन करोगे तो 4n, 4 इंटू माइनस 1 करोगे तो -4 इज इक्वल टू 81। 5 माइनस 4 करोगे तो 1 मिलेगा इज इक्वल टू 81। 81 में से 1 को घटाओगे तो कितना 80, और n इज इक्वल टू कितना 80/4 मतलब 20। तो होगा कोई एन एथ टर्म, कौन सा है वो एन एथ टर्म, 20 है जिसका वैल्यू 81 है। ठीक है, 20 है जिसका वैल्यू 81 है, तो आंसर कितना हो जाएगा कि A21 का वैल्यू 81 है। क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि किस टर्म का वैल्यू 81 होगा, तो 21st टर्म का वैल्यू जो है वह 81 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग केवल 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के स्क्रीन पर, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 ... will be 120 more than its 21st term, more than its 21st term। तो क्वेश्चन को समझो पहले। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं जनरली, तो अब आप लोग सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेन चलाने से पहले मैथ्स में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा टर्म जो है एपी का 21st टर्म से ज़्यादा है। ठीक है, कौन सा टर्म जो है किस एपी का, वही एपी जो क्वेश्चन में गिवन है, यही एपी जो क्वेश्चन में गिवन है, इसी एपी का कौन सा टर्म जो है वह 21st टर्म से ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा है, तो 120 से ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है। तो हमको क्या पता होगा कोई एन एथ टर्म। ठीक है, होगा कोई एन एथ टर्म, तो हम मान लेते हैं कि एन एथ टर्म का जो वैल्यू है, एन एथ टर्म का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किससे, 21st टर्म से। हम मान लेते हैं, हमको तो नहीं पता है कि किस टर्म का वैल्यू 21st टर्म से ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं कि एन एथ टर्म का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है 21st टर्म से। कितना से ज़्यादा है एन एथ टर्म का वैल्यू, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 120 से ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा है। तो LHS जो है 120 से ज़्यादा है RHS के कंपेयर में। तो सोचो यदि हम RHS में 120 को ऐड कर दें तो क्या दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, इक्वेशन बन जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो क्या करो, यदि LHS 120 से ज़्यादा है
है ना, 2 तराजू है हमारे पास। मान लेते हैं ये तराजू जो है 5 किलो वजन इसमें ज़्यादा है, तो ये इस तराजू में 5 किलो वजन कम है, तो इसमें भी लेफ्ट वाले जो तराजू है इसमें भी 5 केजी का कुछ सामान रख दो, तब दोनों तराजू बराबर। ठीक है, तो ये भी क्या है, लेफ्ट जो है 120 से ज़्यादा है राइट के कंपेयर में, तो राइट में 120 को ऐड कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो 821 में क्या करो, 120 ऐड कर दो। ठीक है, एन को क्या लिखोगे, लिख दो ए प्लस, सभी को फार्मूला पता है एन टर्म का, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 821 को क्या लिखोगे, तो ए प्लस 20 डी लिखोगे। कैसे लिखोगे तो बता चुके हैं हम। इसके बाद क्या कर लो, यहाँ पे हमको तो फिलहाल n का वैल्यू फाइंड करना है। a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू, a का वैल्यू कितना है 3 है और d का वैल्यू जो है वो 15 माइनस 3 मतलब कितना 12 है। ठीक है, तो इसमें क्या करो, पुट कर दो, a के जगह पे वैल्यू 3 पुट कर देना। ठीक है, d के जगह पे वैल्यू जो है 12 पुट करके सॉल्व कर लेना और n का वैल्यू निकाल लेना। तो n का जो भी वैल्यू आएगा उसी टर्म का वैल्यू 21st टर्म से ज़्यादा है। कितना से ज़्यादा होगा, तो 120 टर्म से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुट करना है केवल। a की जगह पे क्या करो, यहाँ भी 3 पुट कर दो, यहाँ n-1, d के जगह पे 12 पुट कर दो, a के जगह पे क्या कर दो 3 पुट कर दो और d के जगह पे क्या कर दो 12 पुट कर दो प्लस 120। इसको सॉल्व कर लेना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 12 इंटू एन हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा, और इधर कितना है, इधर हो जाएगा 3 + 240 + 120, तो इसको ऐड कर लेना तीनों को। ठीक है, इसके बाद -12 को उधर लेके जाना, +3 को उधर लेकर जाना और n का वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एपी, आगे भी काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इज 51 a term of the AP, is 51 a term of the AP 5, 8, 11, 14 ... क्या 51 किसी भी टर्म का वैल्यू है? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 है, सेकेंड टर्म का वैल्यू 8 है, थर्ड टर्म का वैल्यू 11 है, फोर्थ टर्म का वैल्यू 14 है, 14 है, तो क्या किसी टर्म का वैल्यू 51 होगा? ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। तो कभी आप लोग सुने हो 1.5 गो टर्म, 2.5 गो टर्म, 2.25 गो टर्म, 1.25 गो टर्म? नहीं ना। तो टर्म हमेशा पूर्ण होता है, होल नंबर में होता है, नेचुरल नंबर में होता है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, आधा टर्म नहीं होता है। ठीक है, 1.5 गो टर्म नहीं होता है, 2.5 गो टर्म नहीं होता है, 1.25 गो टर्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि 51 जो है nth टर्म का वैल्यू है। 51 जो है वह nth टर्म का वैल्यू है और हम n के वैल्यू को फाइंड करेंगे वहाँ से। यदि हमको n का वैल्यू होल नंबर मिलता है, पूर्ण संख्या मिलता है, नेचुरल नंबर मिलता है, तब सही है कि 51 जो है वो किसी टर्म का वैल्यू होगा इस गिवन एपी में। ठीक है, लेकिन यदि हमको n का वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाता है तब 51 इस एपी में किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको। तो फिलहाल इस एपी में फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है हमको पता, 5 है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना पता है हमको, 8 - 5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किए तो कितना 3।
तो कह रहा है कि इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी, तो मान लेते हैं कि 51 जो है वह एन टर्म का वैल्यू है। यस, अभी फिलहाल मान कर चलते हैं यस। यस, किस टर्म का वैल्यू 51, तो मान लेते हैं एन टर्म का वैल्यू 51, तो एन इज इक्वल टू लिख दो 51। ठीक है, अभी फिलहाल आप खुद से मान कर चल रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 51 जो है वह किसी टर्म का वैल्यू होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन इज इक्वल टू है 51, एन को क्या लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 51। ए की जगह पे वैल्यू पुट करो 5, एन माइनस 1, डी के जगह पे वैल्यू पुट करो 3 इज इक्वल टू 51। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस 3 को एन से मल्टीप्लाई करो, 3n पाओ, 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, -3 पाओ, 5 माइनस 3 करोगे तो 2 मिलेगा, 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 51। 2 को उधर लेकर घटाओ 51 में से, तो 3n इज इक्वल टू 51 माइनस 2, और 3n इज इक्वल टू कितना 49 49, और n इज इक्वल टू कितना 49/3। ठीक है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो पा रहा है, कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, होल नंबर में नहीं आ रहा है, तो कृपया सावधान हो जाएं। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, n का वैल्यू यदि कभी भी फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में आए, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ सकता है। कहने का मतलब है होल नंबर ना आए, कंप्लीट नंबर ना आए। ठीक है, तब उस केस में जो वैल्यू गिवन होगा वो किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं होगा उस गिवन एपी के लिए। तो लिख देंगे कि हियर, ठीक है, वैल्यू ऑफ n जो है इज इन फ्रैक्शन, लिखेंगे क्या, हियर वैल्यू ऑफ n इज इन फ्रैक्शन, हेंस या सो 51 इज द, ठीक है, वैल्यू ऑफ नॉट इन इज द 51 जो है वो किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं है। ठीक है, 51 जो है इज नॉट द वैल्यू ऑफ एनी टर्म इन द गिवन एपी। क्या लिखोगे कि 51 इज नॉट द वैल्यू ऑफ एनी टर्म इन गिवन एपी। वाई, क्यों 51 जो है इस गिवन एपी में किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जब हम मानकर यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे कि 51 nth टर्म का वैल्यू है, ठीक है, तब सॉल्व करते करते आगे हमको मिला n का वैल्यू फ्रैक्शन में। ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है, टर्म कभी आधा, 1.5 गो, 2.5 गो, 3.5 गो, 2.25 गो, 3.25 गो थोड़ी होता है, टर्म तो कंप्लीट होता है ना। इसीलिए 51 जो है इस गिवन एपी में किसी भी टर्म का वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को, नए नए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ नए थ्योरी भी आगे हम लोग पढ़ेंगे एपी का। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। धन्यवाद।